तो एक तरीका बचता 3.0 इंटू 10 पावर 1। 10 पावर 1 या पावर n वाले की कोई डिजिट नहीं मानी जाती है। परसेंटेज दुनिया का सबसे सरल काम है, फ्रैक्शनल के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। यूनिट एंड डायमेंशन हम पढ़ते हैं बच्चों। इसका जो मेन वाला पोर्शन फोकस वाला वहां आपको ध्यान देना है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, जहां से सवाल पूछा जाता है। डायमेंशन बेटे जैसे टॉपिक आगे चलता जाएगा अपने आप लिखते भी रहेंगे, अलग अलग का थोड़ा 1 2 का 5 का लिख के हम देख लेंगे। आज मैं आपको मेनली सिखाऊंगा बच्चों एरर वाला पोर्शन, एरर का आपका सवाल ज़्यादा आता है, या बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला की एप्लीकेशन डायरेक्ट वहाँ ज़्यादा काम आज करेंगे। एक बार देखो, ये हम जानते हैं बच्चों सिंपल, सर फिजिकल क्वांटिटी क्या है, विच कैन बी मेजर्ड, विच में बी मेजर्ड। सिंपल बात है, जो मेजर किया जा सके बच्चों फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बेटा। मास है, लेंथ है, टाइम है, इस टाइप की चीज़ें जो मापा जा सके फिजिकली, उसको आप बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों n इंटू यू की फॉर्म में लिखा जाता है बेटा। ये क्यों हीट नहीं रहा ना, फिजिकल क्वांटिटी के लिखा है मैंने बच्चों, जहां आपका बेटा n क्या है, एक सिंबल न्यूमेरिक वैल्यू है, और बच्चों आपका u जो है बेटा यूनिट है। थोड़ी देर भी इस बात का उपयोग करेंगे आप डायमेंशनल वाले में, इसलिए एक फॉर्म में इसे लिखवाया, अदरवाइज मैं नहीं भी लिखवाता तब भी ठीक था। ये इसलिए लिखवा बच्चों में डायमेंशनल फार्मूला की एप्लीकेशन में इसका यूज करूंगा ऐसे ही। और देखो बच्चों, इससे एक आइडिया और लगता है, सर n इंटू यू, क्वांटिटी तो बच्चों मतलब लेंथ है तो लेंथ ही रहेगी, ये जो आपका कांस्टेंट है। यदि बच्चों n और u क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि यूनिट छोटी होगी तो बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू बड़ी हो जाएगी। मतलब समझो, यदि मैं बोलता हूँ बच्चों लेंथ इज 1 मीटर, इसी को ऐसा लिखा मैंने, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, तो अपने आप आपको आइडिया लग जाएगा। जब आपकी यूनिट छोटी हुई है, पहले ही आपकी मीटर था बच्चों कुछ इतनी लेंथ, 1 मीटर इतनी लेंथ थी, तो न्यूमेरिक वैल्यू 1 था। जब सेंटीमीटर आपने यूनिट छोटा कर दिया, इतना सा 1 सेंटीमीटर है, तो अपने आप बच्चों न्यूमेरिक वैल्यू उसकी इंक्रीज हो गई। इसका बाद में कहीं उपयोग होगा बच्चों। सिंपल सीधा लिख रहा बच्चों में, एसआई यूनिट सिस्टम हम पढ़ेंगे। एसआई यूनिट में बच्चों आप पढ़ते हो बेटा मास, आप पढ़ते हो मास, लेंथ, टाइम आएगा बच्चों, टेम्परेचर, करंट, और आपका बच्चों आ जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और आज लास्ट में आ जाएगा बच्चों लुमिनस इंटेंसिटी। अब जानते हैं, ऐसे एक बार लिख रहा हूं बस फॉर्मेलिटी के लिए। बच्चों मास की यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, केजी, यहाँ कितना आ जाए लेंथ का बच्चों मीटर, टाइम क्या आ जाए बच्चों सेकंड में बेटा, टेम्परेचर बच्चों ऐसा यूनिट केल्विन में लेंगे, है ना, सीजीएस में डिग्री है, अदरवाइज केल्विन है। इसका एम्पियर आप जानते हो बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल में, और बच्चों ये आ जाए कैंडल। ऐसे एक बार लिखा सिंपल। इसको धीरे धीरे बच्चों में एक बार यहाँ मेन बात में ये बताना था बस, एन और यू जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2-5 आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवा के सीधा एप्लीकेशन हम करेंगे बना से बस। जैसे बच्चों में आपको वहाँ टाइम नहीं खराब कर रहा आप सीधा कि देखो वेलोसिटी का एल इंटू टी माइनस 1, वो नहीं बता रहा ना, सीधा 4-5 बढ़िया वाले बता के मतलब जैसे चैप्टर पढ़ते रहेंगे साथ साथ वहाँ भी लिखवाएंगे बच्चों। मेरे ख्याल से डायमेंशनल फार्मूला में इतना तो आप अवेयर होगा बेटा, फोर्स का क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का L1 हो जाएगा, ये बातें आप जानते होगे शायद। ऐसे तो बच्चों में डायमेंशनल फार्मूले ना करके 5-10 यूज कर लूंगा, लेकिन मैं एप्लीकेशन की फॉर्म में यूज करूंगा, जहां जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आएगा तो आपका मैं वहीं बना के दिखा रहा, देखो ऐसे ये सॉल्व हुआ है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, डीएफ लिख लेना कैपिटल। अरे मैं ऐसे नहीं समझा रहा आपको बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी ये है, डिराइव्ड वो होती है जो इनसे बनती है, बात समझ रहे हो, उसका अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला बच्चों, इसकी मैं आपको 1 2 3 एप्लीकेशन दिखाता हूँ, तीनों ही महत्वपूर्ण है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। वहां बच्चों आपको मैं डायमेंशनल फार्मूला की कुछ 1-2 आपकी डेफिशिएंसी आ जाएगी जो हम नहीं कर पाएंगे, उसको लास्ट में लिमिटेशन में लिखवा देंगे। वो नहीं देखो, पहला नंबर देखो, टू चेक, नंबर 1 एप्लीकेशन आगे बच्चों, टू चेक डायमेंशनल एक्यूरेसी ऑफ फार्मूला। बच्चों एक आसान सा फॉर्मूला हमने लिया बेटा, जो हम जानते हैं वही वाला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। हम जानते ये देखना चाहते हैं बेटा कि यह वाला फॉर्मूला आपका करेक्ट है कि ये रॉन्ग है। ऐसे तो हम जानते हैं ठीक है सर, फिर भी कुछ कुछ दिक्कतें आपको समझ में आएंगी यहाँ बच्चों। पहली बार अब ये समझो, मैंने एक बार पहले ही बोला था बेटा 5 kg को
3 kg प्लस 2 kg लिखा जा सकता है। इसको बच्चों 5 kg को आप ऐसा नहीं लिख सकते 3 kg प्लस 2 मीटर। बात समझे हो? इसका मतलब ये सर सेम टाइप की चीज ही एडिशन में होंगी, डिफरेंट टाइप की चीज को आप जोड़ नहीं सकते हो। तो आपको ये अंदाजा यहाँ लगेगा सर ये ऐड हो रखा है, ये आपका ये भी डिस्प्लेसमेंट है और ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट है। सही है क्या? क्यों सर? यदि सामने आपका मास था तो ये भी मास और ये भी मास, तभी तो आप इक्वल कर पाए हो। तो इसका मतलब बच्चों सर एस का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला? सर डिस्प्लेसमेंट है m0 l1 t0। सही है क्या? चेक करो बच्चों u इंटू टी का क्या आएगा? सर u इंटू टी का चेक किया, u क्या होता है बेटे? वेलोसिटी m0 l1 t माइनस 1। टाइम है तो बच्चों वहाँ टाइम से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया फिर से वही बच्चों जो आपने लिखा था m0 l1 t0। सरल है बच्चों। हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर, इसका भी चेक किया सर, हाफ कर कुछ होता नहीं, जी क्या है? एक्सेलरेशन m0 l1 t माइनस 2 और t2 को तो बच्चा ऐसा ही लिखा। फिर अपने पास वही आ गया बच्चों m0 l1 t0। सर ये सारे के सारे इक्वल है तो क्या है? डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों करेक्ट। यहीं से एक बात आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन आया कई बार कि जो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट हो क्या वो जरूरी है कि फिजिकली करेक्ट होगा या न्यूमेरिकली करेक्ट होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा बेटा। फॉर्मूला विच इज डायमेंशनली करेक्ट मस्ट बी फिजिकली करेक्ट। वो पक्का क्या सही होगा क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी गारंटी नहीं। इसको बच्चों यदि मैं ऐसे लिख देता ना बेटा ut प्लस जी टी स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली तो करेक्ट है। बात समझे? डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, एक्चुअली ये यूज में नहीं आ पाएगा, फिजिकली करेक्ट नहीं है। सही है क्या? तो उल्टा भी पूछ सकता था, जो फिजिकली करेक्ट फॉर्मूला है क्या वो डायमेंशनली करेक्ट होगा? यदि कोई फॉर्मूला हमने ऐसा पढ़ लिया बेटा वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जानते हैं फॉर्मूला होता है सर, क्या ये फिजिकली करेक्ट है? हाँ। क्या डायमेंशनली करेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। क्या उल्टा भी पॉसिबल है क्या कि जो ऑल फॉर्मूलाज विच आर डायमेंशनली करेक्ट क्या फिजिकल करेक्ट होंगे? नहीं। क्या सारे में भी करेक्ट है? में भी बोलेगा सही है बच्चों, मस्ट बोलेगा तो गलत हो जाएगा। सही है क्या? ऑल डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूलाज में बी फिजिकली करेक्ट। बच्चों मे बी को आप अंडरलाइन कर लो बेटा। मैंने ऐसा नहीं बोला बेटा कि हमेशा होगा, मे बी माने सही भी है, जैसे ये वाला सही था, ये फिजिकली करेक्ट था, डायमेंशनली करेक्ट भी था। लेकिन बच्चों इसी में मैं हाफ हटा देता, 3 4 लगा देता तो नहीं हो पाता। आपको एक आइडिया और लगा सर, डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी चेक करना पड़ता है आपको तो कॉन्स्टेंट का मेरे पास कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मैं इक्वेशन तो डिराइव कर लूंगा। एक किस तरह सेकंड वाले एप्लीकेशन बताऊंगा बेटा। आप देखो इस चीज में डायमेंशनल फॉर्मूला कोई अंतर नहीं कर पाया। आपने हाफ जी टी स्क्वायर लिखा है, आपने यहाँ 2 प्लस 50 जी टी स्क्वायर, आप वो इसमें डिफरेंस नहीं कर पाता है। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंस डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं कर पाता बेटा, उसको सिर्फ और सिर्फ जी और टी, यू और टी से मतलब था। तो अगला मैं आपको एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना सिखाता हूँ। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करके आप रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन वहां सिर्फ आप प्रोपोर्शनलिटी बना पाओगे, पूरा करेक्ट फॉर्मूला नहीं बनता है। सही है क्या? कांस्टेंट वैल्यू वी कैन नॉट गेट यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। देखते हैं टू फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। बच्चों में एक एग्जांपल आपको आसान में कराता हूं, एक अच्छे वाला आप करना। जो पॉपुलर सा एग्जांपल है बच्चों वो मैं आपको करा रहा हूं। उसने बोला बेटा टाइम, ऐसे लिखता बच्चों क्वेश्चन, चले क्वेश्चन फॉर्म में लिखो। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, time period of a simple pendulum depends on length of pendulum and acceleration due to gravity. Length of pendulum and acceleration due to gravity. Find out the relationship between them. Find out length of pendulum and acceleration due to gravity g. फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन देम। बच्चों एक बार यहां सुनो। बच्चों आपको कोई भी क्वांटिटी देगा, जैसे मैंने अभी बोला आपको टाइम पीरियड है, वो लेंथ पे और जी पे डिपेंडेंट है, एल और जी पे। इस ऐसा सवाल पूछ सकता है। यदि मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं बच्चों, हम जानते बेटा फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l1 t माइनस 2 या m इंटू ए होता है सर। तो अगला सवाल मैं आपको ऐसा बोल रहा हूँ बच्चों, आप तो मुझे ऐसा बताओ कि फोर्स को एनर्जी वेलोसिटी इस फॉर्म में बना के दिखाना बाद में। और कुछ भी आपको
अलग सी फॉर्म में पूछ लेता कि कोई भी एक क्वांटिटी है, इसको आप अलग 2-3 क्वांटिटी में आप बनाओ। जैसे मुझे पूछा बच्चा टाइम को आप बनाओ, तो लिखना तरीका बच्चा प्रोपोर्शन लगा दो, लेंथ पूछा तो लेंथ पावर ए और जी पावर बी। हम नहीं जानते बच्चों ये किस फॉर्म में फॉर्मूला बनेगा, कांस्टेंट हम निकाल भी नहीं सकते, हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी ही बना सकते हैं। बच्चों टाइम कैसा रखा, इक्वल के लगा दिया बेटा एल पावर ए और जी पावर बी। दोबारा देखते हैं सर, इस साइड का आपका जो है यहाँ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, m0 l0 t1। के को एज इट इज लिखा बच्चों, ये क्या एल, तो इसका भी ऐसा लिखा बेटा मैंने m0 l1 t0 पावर a। फिर लिखा बच्चों m0 l1 t-2 पावर b। बच्चों एक स्टेप हमने प्रोपोर्शनलिटी बनाई, दूसरा स्टेप कांस्टेंट के बराबर किया, फिर हमने वैल्यू पुट किया, इसके बाद रुक गए। हम ये जानते हैं सर, यहाँ तो देखो आप एम एल और जो आपकी टी है, एक जगह एम लिखा उसकी पावर 0, एक जगह एल लिखा इसकी पावर, ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ एम एक और 2 जगह लिखा हुआ है। यहाँ देखना बच्चों, यदि मैं ऐसे लिख देता ना बेटा 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 3, तो ऐसा लिखता मैं 2 पावर 2 प्लस 3 लिख सकता ना क्या? यही यहाँ लिखना चाहता हूँ बच्चों, 2 जगह m लिखा हुआ तो इसको मैं ऐसा लिख देता बेटा सर, m की पावर को इकट्ठा कर लो, m सर यहाँ क्या 0 इंटू ए 0 हो गया, 0 इंटू बी 0 हो गया, सही लिखा क्या बच्चों? l का देखना बेटा l सर a इंटू 1 तो आ गई a, सर ये b इंटू 1 आ गई b, सही लिखा बच्चों? बच्चों t का और देखना बेटा पावर, सर यहाँ तो 0 है मल्टीप्लाई खत्म -2b। अब अपने को बच्चों कंपेयर करना आसान हो गया है। अब मैं जानता हूं सर ये दोनों बराबर हैं, तो ऑन कंपेयरिंग जब आपने कंपेयर किया तो आप समझ जाओगे सर यहाँ भी m की पावर 0 यहाँ भी 0 ठीक है, यहाँ l की पावर 0 लेकिन वहाँ l की पावर a प्लस b, तो a प्लस b का जो है सर सम जो है 0 होना चाहिए। आधे ऑप्शन यहाँ से कट जाएंगे बच्चों आपके। फिर बोला बच्चा -2b की वैल्यू आपकी 1 है, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। यहाँ से आंसर तो आ जाता, चाहो तो बच्चों वैल्यू पुट कर लो, एक ही आ जाएगी 1/2। अब यदि आपको फिर वो आपको फाइनल प्रोपोर्शनलिटी बनानी, क्या आ गई t प्रोपोर्शनल टू l पावर हाफ है तो l पावर हाफ और बच्चों g पावर -हाफ। इसको ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट में l डिवाइड बाई जी। अब फॉर्मूला पहले जानते थे भाई 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, लेकिन इस डायमेंशनल फार्मूला से आप रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश कर पाए हो, लेकिन बच्चों यहाँ 2 पाई आएगा कि 6 पाई आएगा कि 100 पाई हम नहीं जानते हैं, सही है क्या? तो डायमेंशनल पर फार्मूले की दिक्कत आ गई पहली, ये कांस्टेंट को नहीं बता सकता क्या आएगा आगे, सिर्फ ये प्रोपोर्शनलिटी बता सकता है। एक ये बनाओ, एक और बनाएंगे, ये ऐसे ही बताया आपको अपनी साइड में वो पावर कैसे जोड़ी है। जब आपसे सवाल पूछता है बच्चों वो आपसे ऐसे वाले फॉर्मूला, क्योंकि आप जानते हो आपको पहले ही आता, पहले टिक कर दोगे। ऐसे सवाल नहीं पूछ के आपको ऊट पटांग से पूछता है, तो आपको सोल्व करना है तो बहुत बढ़िया, वरना आप ऑप्शन में टिक कर लेना, ऑप्शन से हो जाता है सवाल। वैलेंटाइन तो है लेकिन टेस्ट दे देना कल, है ना? मैं टेस्ट दे के फिर कार्यक्रम शुरू कर देना। मैं कपड़े बदल के वहीं आऊंगा डंडा लेके, देख मतलब एक ऐसा सच में एक संगठन था, उसको मैंने फोन लगाया, वो इंटरव्यू ऐसे लेते थे, आप कितने कट्टर हिंदू हो? बहुत ज्यादा, ऐसे बकवास है। फिर वो आपको एक पद दे अध्यक्ष बनाते हैं, मुझे पूरे हरियाणा का बना दो, फिर बनाई। तो फिर किसान आंदोलन में ऐसे बकवास कर रहा था, ऐसे उन्हें बैठे बैठे घर मुझे अध्यक्ष बना दिया, जींद का अध्यक्ष बना दिया। मैंने रिटर्न इस्तीफा दे दिया, किसान आंदोलन के समर्थन में मैं अपने पद को त्याग कर रहा हूँ। मैंने बोलता मैं सर मैं कितने आदमी का हेड हो, कि आप अकेले हेड हो, बाकी आप देख लो। ऐसे ऐसे बकवास चलता रहता है, समझे? तो बजरंग दल उनमें से एक, टेंशन ना लो। फाइंड आउट रिलेशन फॉर एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल, फाइंड आउट relation for energy of a particle which depends on force, velocity and time.
एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल विच डिपेंड्स ऑन फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। आपको ऐसा लेना बेटा, आपको एनर्जी को एफ वी और टी की फॉर्म में आपको बनाना है। चलिए ये सवाल और मैं करता हूं बच्चों, ये सवाल और मैं करता हूं, फिर आगे से आप देखना। एक सवाल और मैं करूंगा, एक और मैं करूंगा, एक और मैं करूंगा, फिर तुम करो, 4 के बाद। बच्चों आप ये समझो पहले, सर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2 के। बच्चों फोर्स क्या होता है बेटा, m1 L1 T-2 पावर आ गया a। वेलोसिटी क्या था बेटा, m0 L1 T-1 पावर b, m0 L0 T1 पावर c। बच्चों मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ m0 L0 ये वो, मैं चाहता सीधा T1 लिख लेता, लेकिन फिर मेरे दिमाग में पता क्या जाए, बच्चा क्या सोचता, वो भूल जाता है ए प्लस और गलती से प्लस सी कर देता। अब मुझे जीरो दिखाई दे रहा ना, m0 तो जानता जीरो है। अब ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता बेटा। कंपैरिजन करने के लिए फिर हमने किया m की पावर एक साथ लेके आओ सर, m इंटू ए आ गया, ये जीरो है वो जीरो है। l की पावर लेके आओ बच्चों, l की पावर आ गई बेटा a प्लस बी। बच्चों t की पावर लेके आएंगे तो क्या आएगा, -2a माइनस बी प्लस सी। अब कंपेयर हो सकता है बच्चों, ऑन कंपैरिजन आप देखना बेटा, m की पावर 1 तो a इज इक्वल टू 1, सही लिखा। अरे यहाँ m की पावर 1 है और यहाँ m की पावर a है, यहाँ l की पावर क्या है 2 और यहाँ l की पावर क्या बच्चों a प्लस बी। अच्छा अब देखो बेटा a की पावर क्या, कैसे कंपेयर किया, यहाँ m की पावर a है और यहाँ बच्चों m की पावर 1, तो a इज इक्वल टू 1 कर दिया बेटा। यहाँ देखो अब l की पावर a प्लस b है, यहाँ l की पावर क्या है 2, तो a प्लस बी इक्वल टू 2, a की वैल्यू आ गई थी, पुट किया, ये बच्चों आ जाएगा b इज इक्वल टू आपका फिर से 1। a की वैल्यू भी आ गई बेटा, b की भी आ गई। अब देखो बच्चों वहां t की वैल्यू यहाँ -2 है और यहाँ पे लिखा हुआ है -2a माइनस बी प्लस सी। उसकी वैल्यू आप पुट करके c की निकालो, c की क्या आ जाएगी, c की वैल्यू क्या है बेटा, अरे -2 कैंसिल, आपकी 1 आ जाएगी। ट्राई करो आप क्या आएगी, तो मेरे ख्याल से ऐसा रिलेशन बन जाएगा, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एफ वी इंटू टी। नीट में ऐसा सवाल पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, प्रोसेस आता बहुत आसान अच्छा है। वरना ऑप्शन में उल्टी वैल्यू पुट कर लेना बेटा, यहाँ होता है f2v माइनस, ऐसे कुछ अलग अलग ऑप्शन होते हैं, f और t की वैल्यू यहाँ पुट कर लेना, ऑप्शन से भी हो जाएगा। आपको पूरा सोल्व नहीं करना पड़ता, a1 आती 2 ऑप्शन कट जाते, b1 आते आंसर आ जाता। एक एप्लीकेशन हम बता दो, फिर कमियां बताएंगे, फिर अच्छे सवाल बनेंगे बेटा डायमेंशनल फार्मूला पे। अभी तो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ सिंपल रिलेशन, हाँ ठीक है, पीएमटी में इस टाइप का सवाल पूछा तो हम बना रहे हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको बनाता हूं तीसरी एप्लीकेशन का। बच्चों n इंटू यू का मुझे यहां उपयोग करना था एप्लीकेशन नंबर 3 में, इसलिए मैं आपको बता रहा था कि n इंटू यू कॉन्स्टेंट होता है। एप्लीकेशन नंबर 3 लिखो, कन्वर्जन फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रॉम अनदर। बेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। एक तरीका हो सकता है बेटा आपको SI से MKS CGS कुछ भी ऐसा बोलता रहे, ठीक है, वो एक ठीक है, ऐसी बात आसान चीज है। इसका यूज करा बेटा N1 U1 N2 U2। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ। पहले कई बार ऐसे बोलता है सर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ये 9.8 है, ये यूनिट आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आप सीजीएस में निकालो, आसान है मैं बना लूंगा। कई बार ऐसे कर देगा बेटा, अब एक रेंडम है सिस्टम ऑफ यूनिट, रेंडम है, उसमें मास को 1 kg नहीं मानते हैं, वहां मानते हैं इसको 1/10 kg। लेंथ वहां 1 मीटर नहीं होती है, लेंथ होती है 10 मीटर, एक यूनिट 10 मीटर के बराबर। सेकंड 1 सेकंड ना होगी, होती है 0.01 सेकंड, कुछ भी उठपटांग से आपको एक सिस्टम दे दिया कि जैसे बच्चों आपने SI में बोला 1 मीटर 1 kg 1 सेकंड, तो बोल दिया कोई भी एक x नाम का यूनिट का सिस्टम है, उसमें kg को 1/10 kg बोला जाता है, मीटर को 10 मीटर बोलता हूँ, सेकंड को कुछ भी ऐसे अलग से आपको वैल्यू दे दिया। उसकी में g की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो g इज ए कांस्टेंट, वैल्यू तो उसकी हो सकती है। सेम कहानी बच्चों आपको बोलता है यूनिवर्सल आपका जो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो आपका SI यूनिट में वैल्यू है 6.6 वाली, वो बोला इसको चेंज करो आप किसी भी एक अननोन से सिस्टम में, तो बच्चों आप ऐसा लिख सकते हो सर N1 का यही रख लो, यूनिट की बजाय ऐसा लिख सकते हैं M1 A1 या M1 L1B और लिखा बच्चों T1C, पता नहीं मतलब जो भी डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चों उसके हिसाब से मैं लिख दूंगा। अच्छे सुनते रहना बात को पहले यार, वरना इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। सुनना बच्चों, एक बात और नोटिस किया, सर आपने जो भी रखा
N1 ठीक है, नंबर था जैसे 9.8 है। N2 नंबर जो नए सिस्टम में बनाना पता नहीं क्या आएगा, लेकिन जनाब ने ABC चेंज नहीं किया, बाकी सब चेंज कर दिया। बच्चों मैंने ABC इसलिए चेंज नहीं किया, ये मान लो बेटे मुझे बोलना होता 1 जूल को कन्वर्ट करो, तो जूल होती है M1L2T-2, और चाहे आप केजी को 1/10 kg लिखो, उसकी m पावर तो 1 ही आएगी ना। यदि बच्चों आप चाहो तो बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ की वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, L पावर 1। L की वैल्यू हो सकता है 1/10 मीटर, हो सकता है 1 मीटर हो, चाहे 1 सेंटीमीटर हो। दोबारा देखो, आपको बार बार बच्चों यहाँ इनटू की वैल्यू निकालनी होती है। N1 आ जाएगा M1 डिवाइड बाई M2 पावर A, L1 डिवाइड बाई L2 पावर B, और बच्चों ये आएगा T1 डिवाइड बाई T2 पावर C। इस फॉर्म में होता है। इसका एक एग्जांपल मैं करवाता हूं, फिर आप देखना बाद में। उसने बोला G की वैल्यू जो है वो आपकी 9.8 सुनते रहना बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इस वैल्यू को आप कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या सीजीएस सिस्टम में आप कन्वर्ट करो। देखो मैं कैसे करता हूं, ये मैं स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट कर रहा हूं, ये इसके बिना भी मैं कर लेता। अगला क्वेश्चन जो करूंगा बेटा इसी के बिना होगा नहीं, इसलिए मैं इस फॉर्म में सिखा रहा हूं। तो यदि आप बोलते हो सर N2 हम नहीं जानते क्या आएगा, N1 की वैल्यू क्या है 9.8, और इनिशियल न्यूमेरिक वैल्यू क्या है 9.8। सर M1 क्या है, सर मास तो यहाँ कुछ होता नहीं है, ऐसा यूनिट से चलो सीजीएस करते हो तो M1 1 kg, सीजीएस में मान लो बच्चों आपका क्या है 1 kg, और सीजीएस में होता है बेटा 1 ग्राम, लेकिन पावर क्या है 0, क्योंकि बच्चों इसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। M की पावर क्या है 0, L की पावर क्या होती है बच्चों 1, T की पावर क्या है बच्चों -2। L SI यूनिट में L को क्या लेते हो बच्चों आप 1 मीटर, सही है क्या बच्चों। इसमें आप क्या लेते हो बेटे 1 सेंटीमीटर, आपको याद होगा शायद बच्चों। इसमें सेकंड होती है 1 सेकंड, और इसमें क्या होती है बच्चों टाइम की 1 सेकंड, सही है क्या बच्चों। ये आपको अलग अलग फॉर्म में लिखा जो इस फॉर्म में दिया हुआ था। यदि मुझे सीजीएस सिस्टम में पुट करना था तो लेंथ को मैं 1 सेंटीमीटर था 1 सेंटीमीटर पुट किया, मैं ग्राम को बच्चों मास को 1 ग्राम बोलता ना 1 ग्राम लिखा, सेकंड तो वही है बच्चों, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं, कोई महत्व नहीं, पावर 0 खत्म कर दो। अब रहेगा ये वाला स्टेप, सर 9.8 एज इट इज, आगे क्या किया जाए, आगे ये किया जाए बेटा 1 सेकंड और 1 सेकंड ये भी कैंसिल, तो क्या 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो सकता है, नहीं। तो 1 मीटर क्या लिख दूं बेटा मैं 100 सेंटीमीटर, ये क्या है 1 सेंटीमीटर, पावर क्या है 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कैंसिल, क्या आंसर आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात पकड़ में आई आपको। एक साल और मैं कराऊंगा तब आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। फाइनली आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है, इसमें देखो मैं क्वेश्चन एक अच्छा सा बना दिखाऊंगा। चलो सवाल को आप स्टार्ट करो, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है ये वाला तरीका आपको याद नहीं है। एक अच्छा सा सवाल मैं बनाता हूं बच्चों, अलग सा रैंडम सा यूनिट लेके मैं बच्चों देखना इसके ऊपर पूरा सवाल बना दूंगा, इसके ऊपर इसी का आपको ध्यान देना कैसे कन्वर्ट करना, बस अपना वहीं से आंसर आ जाएगा। देखो कैसा, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 10 न्यूटन, फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज 10 न्यूटन, find out magnitude of this force, find out magnitude of this force in another system in which mass comma length and time are सामने लिखा बेटा, आपका सारी दुविधा ही दूर करता हूं। 1/10 kg 10 सेंटीमीटर कोमा 1/100 सेकेंड। देखो बच्चों कैसे कन्वर्ट करता हूं मैं इस चीज को, वो बच्चे कुछ भी देता बेटा मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता है क्या लिखा हुआ है। आप एक जानते सर आपको कन्वर्ट करना है तो आप जानते हो N2 आएगा, दैट इज N1 M1/M2 पावर A, देखते रहना बेटा मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, L1/L2 पावर B और T1/T2 पावर C। सर मैं जानता हूं हमने फोर्स की बात किया तो फोर्स का फॉर्मूला होता है M1L1 T-2, तो एक्चुअली जो पावर लगेगी तो N1 की वैल्यू तो 10 है, जो पावर आएगी वो आपकी ऐसी आएगी बच्चों, सर ये आएगी यहाँ -2, ये आएगा 1 और ये 1, सही है क्या। A B और C की वैल्यू मैंने कहां से ली बेटा, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला से। बच्चों N1 आपने वैल्यू पुट किया SI यूनिट में, तो ऊपर M1 L1 और T1 कौन सा आएगा SI का, M1 में क्या होता है 1 kg,
ये क्या होता है बेटा 1 मीटर, ये क्या होता है बच्चों 1 सेकेंड। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। नीचे वाले का देखो एक बार, सर नीचे वाले का मास क्या लिखा 1/10 kg, और वैल्यू इधर पुट करनी है। यहाँ क्या लिखा 10 सेंटीमीटर, 1/100 सेंटी, बस सही है क्या? अच्छा, इसको 10 को ऐसा ही रखा सर, ये केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, केजी केजी कैंसिल तो ऊपर चला जाएगा 10 और पावर 1, सही लिखा बेटा मैंने? बच्चों ये मीटर और सेंटीमीटर कैंसिल नहीं हुआ सर, इसको कर लो 100 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और ये पावर रह गई 1। ये देखना बच्चों एक बार, सर सेकंड से सेकंड कैंसिल, 100 ऊपर चला गया -2, फिर कैंसिल किया सर, ये 10 एज इट इज, 10 पावर 1 ये आ गया, 10 पावर 1 ये आ गया, और ये 100 पावर -2, सही है क्या? तो ऐसा आ जाएगा सर 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, मेरी ख्याल से आंसर आ गई। बात समझना है क्या सर? नए सिस्टम में न्यूमेरिक वैल्यू क्या आएगी? जो पहले 10 न्यूटन था कितना हो गया 1/10, सही है क्या? ऐसे सवाल होता है बच्चे। ये ए बी सी की वैल्यू डायमेंशनल फॉर्मूला से बनाई, फिर ऊपर वाली चीज दिया होता उसी यूनिट में पुट करना, नीचे वाला अपने उसको पुट किया, आंसर आ गया बस। अब धीरे धीरे बच्चों में अच्छे लेवल के सवाल आपको कराता हूँ डायमेंशन का मिक्स करके सब कुछ। आपको मैं 3 बेसिक तरीके से आपको बताया कि आप फॉर्मूला चेक किया या रिलेशन एस्टेब्लिश किया या बस इस टाइप से यूनिट कन्वर्जन किया है। क्योंकि जो मैं ऐसा ही से सीरियस कर रहा हूँ तो आप ऐसे ही हवा में कर दोगे, जैसे सवाल मैंने दिया ना बेटा, इसका आप हवा में नहीं कर सकते, आपको बना के देखना पड़ेगा। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ, लिखो 1 2 3, ये स्टार पॉइंट है बेटा, सीधा सीधा 1 2 3 पॉइंट में लिखवा रहा, उनमें एक आपको समझा भी दिया था, मैं सीधा लिखवा रहा हूँ। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, ऐसे लिखो नंबर 1 पे, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, जोड़ा और घटाया जा सकता है बच्चों सेम टाइप की क्वांटिटी को। सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं बेटा, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक साइन कोस टेन सेक फ्लान धकाम, सब ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया तो मतलब सारे आ गए 6 आपके कोसाइन रेशियोस। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बच्चों किसी भी टाइप का लॉगरिथमिक का बेस कुछ भी हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ई पावर, वो सारे डायमेंशनलेस हैं। लिखो एक लाइन और ऐसे लिख के, लॉग साइन कोस टेन और ई पावर आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, डबल स्टार करो इसको, आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। नंबर 1 और देखो आप, क्वेश्चन आप देखो, उसने बोला बेटा v इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस अल्फा टी प्लस, आपका लिखते हैं चलो यहाँ t इंटू एक्स स्क्वायर। आपका ने बोल दिया x जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपको हमने सब बता दिया बेटा x जो है डिस्प्लेसमेंट है। आपको फाइंड डायमेंशनल फार्मूला फॉर ए एंड अल्फा, एक और अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला नहीं, आप देखो बेटा अच्छे से फिर बनाएंगे। सर आपने क्या बोला, जो पीछे वाली चीज है ये क्या है डायमेंशनलेस, ये क्या बच्चों ई पावर में जो भी आएगा क्या बच्चों डायमेंशनलेस। तो अल्फा इंटू टी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है m0 l0 t0। अल्फा निकालना है सर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी, प्रोपोर्शनल बना लो। एक्स स्क्वायर अभी बोला डिस्प्लेसमेंट तो l पावर 2, टाइम क्या होता है t। आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपका अल्फा का m0 l2 t माइनस 1। बात समझ में आई है? ये बात समझ में आई बच्चों आपका मैंने क्या किया है? ई की पावर में जो भी है डायमेंशनलेस है, तो m0 l0 t0 है, तो अल्फा को लिख लो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टी, प्रोपोर्शनल टी में एक्स स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट तो आपका l पावर 2 आ गया, टी की जगह t आ गया, तो l2 t माइनस 1। दोबारा देखो a का क्या आएगा, आपने सर यदि ये डायमेंशनलेस है तो v की वही डायमेंशन है जो a का है, तो v इज इक्वल टू a दैट इज m0 l1 t माइनस 1। सही है क्या? छोटा सा इसके बाद एग्जाम्पल आप बनाओ, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप जानते हो सारी बातें को, y इनमें डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा का और के का आपको बताना।
मुझे आप देख के ऐसे बता सकते हो बेटा ओमेगा का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होना चाहिए या के का क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, देखो बेटा अच्छे सुनना, बात को सीधा करते हैं। ये सोच रहा हूं ये चीज क्या है, 0। सर ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर। और ये क्या होना चाहिए, बराबर। सर यदि ये भी मतलब डायमेंशनलेस और ये भी डायमेंशनलेस है, एक्स यदि डिस्प्लेसमेंट है, के क्या होना चाहिए, l-1। बात पकड़ में आ रही है? दोबारा देखो, ओमेगा क्या होना चाहिए, सर ये टाइम है तो ये t-1, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। y क्या होना चाहिए, a के बराबर, a क्या है, l1। बात समझ में आई है? y डिस्प्लेसमेंट है तो a भी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये सारा डायमेंशनलेस है, मतलब ये भी डायमेंशनलेस और ये भी। सर ओमेगा किसके साथ मल्टीप्लाइड है, t के साथ, मिलके दोनों 0 देंगे तो ओमेगा क्या होना चाहिए, t-1। अब देखो बेटा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, याद आपको, और रेडियन का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। बनाओ शाबाश। एक महत्वपूर्ण एक इंपॉर्टेंट आपको रिलेशन समझाता हूं बच्चों। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों पैरेलल बनाता हूं, वो नाम रेडियन आ गया तो उसका मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। रेडियन और एक यूनिट थी बेटा स्टे रेडियन, साथ ऐसा यूनिट हमने लिखी थी, वो आती है बेटा सप्लीमेंट्री यूनिट, उनका डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन 2 यूनिट और लेनी पड़ गई हमें, तो इसलिए वो 2 चीज लिया जाता है आपका स्टे रेडियन और रेडियन। देखो एक बार 2 चीज पैरेलल लिखा बच्चों मैंने, एक होता बेटा प्लेन एंगल। बच्चों ये फ्रंट पेज पे आएगा, जो रिलेशन फाइनल में बनाऊंगा ना वो फ्रंट पेज पे आएगा आपका, उसको आपको हमेशा याद देना है। या आपको देखो फ्लक्स वाले मैग्नेटिक वाले में सीधे आंसर आएंगे। प्लेन एंगल को बोलते बेटे आपका थीटा, ये होता है बच्चों सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को बोलते हैं बच्चों, ऐसा लिखा जाता है इसको, ओमेगा बोलते हैं ऐसा। देखो क्या बच्चों, प्लेन एंगल जो होता थीटा वो ऐसे होता बेटा, जैसे सिंपल इस पॉइंट के ऊपर आपको प्लेन एंगल लेना, ये एंगल थीटा है, तो थीटा कैन बी रिटन एज लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाई रेडियस। बच्चों ये भी लेंथ और ये भी रेडियस, तो डायमेंशनल फॉर्मूला इसका नहीं होता, लेकिन बेटा इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट में सप्लीमेंट्री यूनिट होती है बच्चों इसकी, रेडियन, ये हम जानते हैं। बच्चों सॉलिड एंगल कुछ ऐसी चीजें को समझा रहा हूं, जैसे बच्चों हमारे पास एक त्रिभुज रखा हुआ, सॉलिड मतलब 3 डायमेंशन होना चाहिए। ये किसके लिए वैलिड था बच्चों, 2D के लिए। किसके लिए वैलिड है बेटा, 2D। सॉलिड एंगल किसके लिए, 3 डायमेंशन। तो बच्चों जैसे अपने पास त्रिभुज रखा रहता है, तो त्रिभुज इस टाइप से कुछ बनेगा, मैं यहां बनाऊंगा तो ऐसी लाइन, ऐसी 3 डायमेंशन बनाएंगे तो ऐसा करके ये, लेकिन साथ में एक शेड और दे देते हैं, सही है क्या, ऐसा दिखाई देता है बेटा। ये तरबूज का वो पीस है जो काट के आप बाहर निकालते हो, यहां से खाना शुरू करेंगे, ये पीछे वाला ग्रीन वाला हिस्सा है जो पीछे ग्रीन दिखाई देता है, वो वाला 3 डायमेंशन चीज का एंगल होता है बेटा। एक बात तो ये हुआ, एक ये बताना चाहता हूं 3D ऑब्जेक्ट है, इसका और बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों आइसक्रीम। आइसक्रीम ऐसे बढ़िया से बना के ये जो एंगल बनता है बेटा 3D, यहाँ नीचे एक पॉइंट पकड़ो, हर पॉइंट से ऐसे बाहर गया है, 3 डायमेंशन में जो एंगल बनता है उसको सॉलिड एंगल बोला जाता है बच्चों। ये त्रिभुज आपको समझाने का एक्चुअली एक पॉइंट पे ही बनता है, ये लाइन पे बने ना बने उसका वो मतलब मुझे नहीं। आपको पहली बात ये बताई बच्चों, सॉलिड एंगल जो चीज है वो आपका 3 डायमेंशनल बनता है, ये आपका 2D बनता है। अच्छा फिर और चीज देखो आप बच्चों, यदि मैं इसको एग्जांपल इसका फाइनली उसी का ले लेते हैं, कुल्फी वाला ही, आइसक्रीम वाला ही, यहाँ एंगल मान लो बच्चा इसका ओमेगा है, तो ओमेगा का लिखा क्या जाता है सर, जैसे इसको लेंथ ऑफ आर्क था, इसको बोला था DA डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यदि आपका ये आपका आर है तो इसका स्मॉल एरिया लो, तो ये चेंज इन एरिया, स्मॉल एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर फॉर्मूला बेटा याद करना क्या नहीं करना है। ये क्यों लिखा बच्चों, ताकि मैं आपको बता पाऊं बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, क्यों, और एरिया माने भी मीटर स्क्वायर और आर स्क्वायर माने भी मीटर से कैंसिल। इसकी बच्चों यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है बेटा स्टे रेडियन। यहां तक आपने सुना हुआ होगा बच्चों, सुना हुआ ही दो बच्चों। इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट समझा रहा हूं, यहां अपने पास डबल स्टार आ गई, बिटवीन थीटा एंड ओमेगा, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड ओमेगा, ये अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा तो आपने ऐसा कुछ देखा है सर, ये पॉइंट है, यहां अपने पास एक रिंग है चार्ज वाली, आपने देखा है तो सर यहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं, ऐसे ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेट चार्ज कुछ भी आ गया, तो बच्चों उस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ अल्फा तो बना पाते हो, आपको अल्फा तो बना लेते हो, लिखा होता है, फील्ड आपने पढ़ा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां आपने अल्फा का रिंग वाला फॉर्मूला बनाया हुआ है, तो बच्चा अल्फा तो, लेकिन मैं सॉलिड एंगल नहीं बता पाता हूँ। तो रिंग कैसा रहा होगा, ऐसी रिंग है, ऐसी ऐसी रिंग रखी हुई है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो हर टाइप से ऐसे फील्ड हर जगह से ऊपर नीचे साइड हर जगह से आई होगी,
वो 3 डायमेंशनल ऐसे बनेगा बेटा, ऊपर से मोटा धीरे 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 पतला और एक पॉइंट पे मिला होगा। तो एक्चुअली वहां अल्फा एंगल तो बना लेते हो, प्लेन एंगल तो बता देते हो, सॉलिड एंगल यदि आप बता पाते ना बेटा तो बहुत ही 1 सेकंड का ही सवाल था, आपको निकालना ही नहीं पड़ता, वहां फील्ड ऑफ फ्लक्स आपको सीधा एक लाइन में बनता। तो यदि मुझे कोई अल्फा से ओमेगा निकालना बता देना, अल्फा से ओमेगा तो अपना आंसर बचा, ओमेगा होता बेटा 2 पाई 1 माइनस कोस अल्फा। बस समझे, ये आपने कभी पढ़ा है क्या? ऊपर वाले के लिखो आप, इसको मैं फील्ड के साथ पढ़ाऊंगा आपको, यूज करेंगे जब। ये अपने मॉड्यूल में नहीं था एक्चुअली, ये आकाश में था, नरना में था, एलन में नहीं था। ये रिलेशन वाला स्टेट रेडियन तक तो था, रिलेशन वाला नहीं था। उसकी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन अच्छे सीखना है बच्चों। अब नीट में सवाल आए तो कोई सरप्राइज की बात नहीं, अच्छा सवाल बनता है, सब आप सीख लो, पूरी फिजिक्स आ जाएगी। लेकिन मैं चाहूँ तो बच्चों आपको सिग्निफिकेंट फिगर में अभी फंसा दूंगा सवाल में, बहुत आसान तरीके से बच्चा फंसता है। एक साथ में 4-5 नियम बता के उसका आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, एडिशन बोलने मतलब साथ में बच्चों माइनस करना भी है, मल्टीप्लीकेशन मतलब साथ में डिवाइड भी है। बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर आपको बता रहा हूं मैं, सीधा एग्जांपल से बताऊंगा बेटा। सिग्निफिकेंट फिगर क्या अलग अलग से सीधा एग्जांपल से बताऊंगा, आपके डाउट देखते हैं सारे दूर हो जाएंगे। बच्चों यदि ऐसा कुछ लिखा हो बेटा 1 बीच में कितनी भी 0 1 1, तो सिग्निफिकेंट फिगर होती है बच्चों 4। इन बिटवीन वाली 0 सिग्निफिकेंट है, ठीक। यहां लिखा ना बेटा 1001, तो बीच में 0 है, वो सिग्निफिकेंट है। यदि मैं लिखता हूं बच्चों 1, अच्छा कुछ यार हो या ऐसा लिख दो बच्चों, फिर सिग्निफिकेंट कितना बच्चों ओनली 2, सही है क्या बच्चों? यदि ऐसा लिख दूं तो एक जैसा डाटा लेना बेटा मैं, फिर भी सिग्निफिकेंट कितना बच्चों 2। बच्चों आगे पीछे कुछ भी लिखा रहे उसको 0 का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अब मैं डेसिमल पॉइंट पे आ रहा हूं, ये बात समझ में आ गया आपको? बीच वाली है, बाद वाली या पहले वाली, बिना डेसिमल में कोई वैल्यू नहीं, हटा दो। बच्चों यदि ऐसा लिखता हूं मैं, इसी को आप चेंज कर रहा हूं बेटा 1.001, कितने डिजिट आ जाएंगे बच्चों आपके 5। बच्चों इसको लिखता हूं मैं इस वाले को अब 1.1000, इसमें 5 डेसिमल के बाद में 0, डेसिमल के बाद में 0 बच्चों सिग्निफिकेंट होती है। दोबारा देखो, अब इस वाले लिखता हूं 000.11, सिग्निफिकेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2। डेसिमल से पहले 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, सही है बच्चों? बच्चों एक जैसे डाटा मैंने रखा बेटा, ये आपका बीच वाला है, पीछे वाला आगे वाला नहीं है, तो डेसिमल के भी बीच में आएगा, ठीक है। डेसिमल के बाद में आपका इंपॉर्टेंट है, डेसिमल से पहले नहीं है। आप ऐसे बोल देते सर, आपकी ऐसी इच्छा होती 0.00, आप क्या करता? यदि ऐसा बोल देता बच्चों 0.0011, अब क्या है? अरे सर एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है बच्चों, डेसिमल के बाद वाली 0 कैसे बेटा आपकी वैलिड है? आप ये लिखो एक बार, इसको मैं राउंडिंग ऑफ के साथ ऐड करके दिखाता हूँ, मल्टीपल डिवाइड सिखाता हूँ बच्चों। इसमें एक स्टार लाइन मैंने अच्छे लिखवाता हूँ जो आपने को नहीं पता है बेटा। जब भी काउंटेबल आइटम होते हैं, जैसे 5 पेन, 10 एप्पल, 1 बनाना, जब काउंटेबल आइटम होता है उसके लिए बच्चों सिग्निफिकेंट डिजिट इनफाइनाइट होती है, सही है क्या? दोबारा बता रहा हूँ, जैसे बेटा मैं ऐसे बोल देता ना, अब बच्चों को अलग दिक्कत रहेगी। अब एक दिक्कत ये रहती है बच्चों को, नहीं सर 10 लिखा है, ये आपने लिख लिया क्या? थोड़ा सा आपका डाउट दूर करता हूँ। पहले बच्चों की ऐसी दिक्कत रहती है कि सर 10 लिखा है तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है, या सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, सही है क्या? यदि 10 मीटर लिखा है तो फिर सर यदि बेटा यूनिट लगी है तो आपका वैलिड होता है 0। 10 लिखा तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है बच्चों, 10 मीटर लिखा है तो बेटा फिर ये वैलिड हो गई है। फिर अपने पास क्या 10 मीटर और 1 मीटर की वैल्यू का फर्क है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या आ जाएंगे 2 हो जाएंगे। दोबारा देखो एक बार, सर यदि 10 बनाना या 10 एप्पल ऐसा लिखा है तो 10 एप्पल ऐसा लिखा तो सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगी इनफाइनाइट। बच्चों जब भी आपको काउंटेबल आइटम आएगा, जब भी आप काउंटेबल, अलग से बात कर रहा हूं बेटा मैं, ये आपको कंफ्यूजन ऐसा पैदा कर सकता है जैसे मीटर किलोमीटर, ऐसे एप्पल लगा दिया सर आपने, 2 बोल दो। जब भी काउंटेबल आइटम आएगा बेटा वो एक्चुअली डिजिट नहीं होता। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं बहुत सारे डिजिट, इनफाइनाइट का एक मतलब ये होता है बेटा नॉट डिफाइंड। काउंटेबल आइटम की सिग्निफिकेंट डिजिट कहीं भी डिफाइंड नहीं। कहां लाइन है? एनसीईआरटी में लाइन लिखी है भाई, काउंटेबल आइटम है इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट, सही है क्या?
ये तीनों एक जैसी चीज आपको एक साथ रखा है। थोड़ा देखो बच्चों, इसके साथ मैं आपको बता रहा हूं बेटा यहाँ राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में कई संख्याएं पैदा होंगी। एक तो आप जानते हो, एक आप क्या जानते हो सर, एक नंबर बात, यदि लेस देन 5 है तो उससे पहले वाला, जैसे ऐसा कुछ है 11.243, यदि आपका ऐसा कुछ है बच्चों, आपको 2 डिजिट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल के बाद 2 में, सर ये लेस देन 5 है तो क्या आ जाएगा आंसर 11.24। सही है बच्चों। यदि बच्चों आपके पास बेटा मोर देन 5 है, मोर देन 5 लिखा हुआ है, तो इसी सवाल को 11.246 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा सर, मोर देन 5, आंसर आ जाएगा 11.25। सही है क्या बच्चों। यदि नंबर इज 5, नंबर इज 5 है तो इसका ऑप्शन बन जाता है बच्चों, इससे पहले आपका इवन है या ओड है, ओड है तो बच्चों क्या हो जाएगा, इंक्रीज बाई 1, और यदि बच्चों इवन है सेम 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 एज इट इज। इसका एग्जांपल यहां बना रहा हूं, उसी सवाल को करता हूं एक बार मैं, जैसा लिखा हुआ था बच्चों, मैं जानूं कि डाटा सेम रखा बेटा, 11.2 आपका नंबर क्या 45 ऐसा है, तो नंबर क्या बेटा आपका, नंबर इज 5, आगे इवन है तो आंसर आ जाएगा 11। और यदि आपके पास बच्चों ऐसा होता तो बेटा 11.235, बच्चों यदि आपका ये वाला क्या नंबर है, ओड नंबर, तो आंसर आ जाता ये वाला नंबर क्या बेटा, ओड नंबर 2.this। बात समझ में आई है, बाद में 5, बाद में 5, इससे पहले ओड है तो एक बढ़ गया और सेम है छोड़ दिया। खतरनाक डाउट सुनो, इसका बहुत डेंजरस डाउट सुनो इसका बच्चों, यदि मैं को आपको बोलता ना इस चीज को आप 1 डेसिमल पॉइंट तक राउंडिंग ऑफ कर दो। अच्छा डाउट सुनना, एनसीईआरटी में से सवाल लिखा हुआ है, आपको बोलता मैं कोई भी एक डाटा दे देता कि आप उसको 3 डिजिट से 1 पे बनाओ, तो उसका आंसर बच्चों यदि आप जैसे सिंपल ऐसे देखते ना सर 43 लेस देन 50 सेम छोड़ दो, अलग आता, और यदि 1 बाई 1 आप उसको राउंड ऑफ करो तो अलग आंसर आएगा। ऐसा सवाल एनसीईआरटी में मैं भी आपको फ्रेम कर सकता हूं। तो बच्चे का डाउट ये आता है यदि सर 3 डेसिमल से सीधा 1 डेसिमल तक लेके आना है, हम 1 बाई 1 करेंगे, डायरेक्ट 50 से देख लें कि लेस देन 50 सेम, मोर देन 50 आपका इंक्रीज हो जाएगा, 50 पे ओडी आप चेक कर लें। बच्चे जब भी जितने भी आपको डेसिमल पॉइंट तक लेके आए उसको डायरेक्ट करना, आप लेस देन 50 या लेस देन 500 या लेस देन 5, उससे 1 बाई 1 आपने राउंड ऑफ किया तो आंसर गलत हो जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से। शिकार से 1 बाई 1 है, लेकिन सवाल ऐसा दिया हुआ है 1 बाई 1 हम करेंगे तो गलत हो जाएगा। यहां तो आप लिखो, आप मैं आपको एग्जाम्पल बनाता हूं। अब ऐसे लाइन में बनाना है बेटा, ये तो आप लिख लेना, एक तो डाउट क्लियर होगा ये वाला, ब्रांडियम 1 2 3 सीधे नीचे तक बना लेना, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी आपकी। बच्चों यहां मैं आपको ऐसा समझा, अच्छा सुनना बेटा एक बार, यहां आ गया बच्चों आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, यहां गया बच्चों आपका मल्टीप्लीकेशन और बच्चों आपका डिवीजन। इन दोनों के मल्टीप्लाई डिवाइड का एक जैसा नियम है और एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक जैसा नियम है। बच्चों इसमें कैसे किया जाता है बेटा, एड या सब्ट्रैक्ट में आपको पहले राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ अप टू मिनिमम नंबर ऑफ आपका डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट आपको क्या करना, सबसे पहले राउंड ऑफ करना। मतलब समझाओ सर, मतलब समझाए बेटा, आपको लिखा हुआ 11.235 प्लस आपको करना बेटा 2.6, आपको इन चीजों का ऐड करना। एक बात है तो सवाल में कैसे ऐड किया जाएगा, तो सबसे पहले सवाल का स्टार्टिंग में ही आपको पहले राउंड ऑफ करना है। सर मिनिमम डेसिमल पॉइंट को इतना, सर इसमें 1 डेसिमल तक है, इसमें 3 डेसिमल तक है, कौन सा कम है सर, 1 वाला कम है, तो पहले आप 1 डेसिमल में लेके आओ। तो एक्चुअली सवाल को ऐसा लिखा जाएगा, बाद में पहले फिर सोल्व होगा। बच्चों 3 से 1 बना सीधा, ये देखो बेटा आप, सर ये लेस देन 50 है, हाँ तो लेस देन 50 है तो क्या लिख दो सीधा 11.2 प्लस ये तो पहले 2.6 है ही, आंसर आ जाएगा बेटा 8.13। बात समझ में आई। ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो पहला आप मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक राउंड ऑफ करो, सीधा ऐड कर दो, आंसर आ गया। यहां ऐसा नहीं होता बेटा, यहां पहले क्या हुआ, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड पहले आप कर लो, मल्टीप्लाई और डिवाइड, लास्ट में क्या करना बेटा, लास्ट स्टेप है इसका, लास्ट स्टेप
बिल्कुल अंत में राउंड ऑफ अप टू मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट। दो अलग चीज हो गई बच्चों। उसमें राउंड ऑफ कैसे किया बेटा, डेसिमल के बाद देख के, डेसिमल के बाद 1 है और 3 है तो 1 तक आपने किया राउंड ऑफ, फिर सवाल सॉल्व किया। इसका अलग क्वेश्चन देखो कैसा, हमने बोला आपका लिखा बेटा 11.30 इंटू 2, फंस गए हो बस, देख लेना सवाल को, 2.5 को मल्टीप्लाई करो। आपको ऐसा सवाल दे दिया तो सवाल कैसे होगा, पहले सिंपल गुणा कर लो। सवाल ऐसे होगा सर इसकी डिजिट कितनी है 4, इसकी कितनी है सर 2। डेसिमल नहीं देखा बेटा मैंने, ये मैंने क्या देखा एक्चुअली, सिग्निफिकेंट डिजिट देखा है, कितनी कितनी है उसमें डेसिमल देखा नहीं, सिग्निफिकेंट। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई किया तो करना है एक बार बच्चों, 25 इंटू 0 0 75 7 25 और 7 32 3 25 और 3 28, मेरे ख्याल से सही लिख दिया। और बच्चों आ कहाँ तक जाएगा आपका डेसिमल, यहां तक आ जाएगा। सही लिखा है क्या, सही लिखा है बच्चों। अब सवाल शुरू होता अपना मेन। अब वो क्या करना बेटा, इसको राउंड ऑफ करना कितने डिजिट में, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में। तो इसको 2 कैसे बना सकता हूं मैं, अरे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में बनाना है, कैसे बनाया जा सकता है, राउंड ऑफ करना 2 में। सर ये देख लो, इसको देख लो अब तो पूरा, अरे क्या है लेस देन, तो आंसर क्या आएगा एक्चुअली 28। अरे पता पीएमटी में कैसा सवाल आता है, ये ऑप्शन क्या होते हैं 28.250, 28.25, 28.2 और 28। बात समझ में आई, तो लॉजिक ये समझ में आया बेटा। जब आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है डेसिमल मिनिमम कर लो, सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, खत्म सवाल। यदि आपको यहाँ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करो, मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट तक आप इसको सीधा राउंड ऑफ कर दो, आंसर आएगा। सही है क्या, बनाओ शाबाश। बच्चा आपका पता है कहाँ फंसता बच्चा आके, सवाल सुनेंगे तो खतरनाक है, कहाँ फंस जाते हो आके। यदि आंसर आ जाए तो 30, यदि आंसर आ जाए तो 30, आपको कितने डिजिट में लेना, 2 में। 30 में डिजिट कितनी होती है, 1। आंसर किसमें लेना, 2 में। तो ऑप्शन पता कैसे होते हैं 30, 30.0, 30.00, ऐसे ऑप्शन होते। तो आपको कौन सा लेना पड़ता है सर, पॉइंट के बाद वाला वैलिड है, या तो आप 3.0 इंटू 10 पावर 2 ऐसा लेना पड़ता है, 10 पावर 1। समझा क्या, मेरा आपको देखना पड़ा 2 डिजिट। मेरे आंसर 30, सुनो मेरी बात को, आंसर 30 आ जाता तो डिजिट 1 होती, 2 कैसे बनाया जाए सर, यदि मैं 30.0 कर 3 हो गए। समझे क्या बात को, तो एक तरीका बचता 3.0 इंटू 10 पावर 1। 10 पावर 1 या पावर n वाले की कोई डिजिट नहीं मानी जाती है। सही है क्या, इसलिए बेटा पावर की फॉर्म में कई बार लिखना पड़ता है। बनाओ शाबाश। एक एक दो एग्जांपल मैं इसके बनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और अंदाजा लगेगा। तो अच्छे से घुमा लेना, अंडरलाइन कर लेना, कुछ भी कर लेना। यहाँ डेसिमल पॉइंट देखा जाता है बेटा, और यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट देखी जाती है। एक ही क्वेश्चन आप बना के देखो बेटा, एक आप माइनस का क्वेश्चन बना के देखो बच्चों। एक क्वेश्चन आपको ये सोल्व करना है ऐसा 23.568, इसको लिखा बच्चों मैंने 6.7, एक को लिखा बच्चों मैंने 11.26। इन सब को आपको ऐड करना। एक सवाल ये हो गया, एक सवाल यहां लिख रहा हूं 250 इंटू दोनों सवाल का बनाओ। तब तो थोड़ी सा आपको बता रही है, वरना आप फंस जाते। इसको पहले रीराइट करना बेटा क्वेश्चन को, है ना। एक डेसिमल पॉइंट तक आपको रीराइट करना, मिनिमम यही है। तो इसको एक साथ देखो बेटा, 68 है, मोर देन 50 है 23.6, बाद में क्या आएगा 6.7, और यहाँ क्या आएगा, एक तक लेके आना, 6 है, मोर देन 5 11.3। अब ऐड करेंगे सीधा 10 और 6 16, 1 और 11। सही है क्या, आप इसमें देखो पहले बेटा कितना डिजिट आपको, पहले 250 में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होती है 2, और 250 में कितनी है 2, 1.2 में कितनी है 2। बताओ आंसर क्यों बताना बेटा, इस आंसर में कितनी डिजिट है 1, इसमें कितनी डिजिट है बच्चों 1, इसमें कितनी बेटा 3, इसमें कितना बच्चों, फंस गए हो। सही है, सही बोल रहे हो बच्चों, इसमें कितनी है बेटा
इसमें कितनी है 1, पॉइंट से पहले जीरो कोई महत्व नहीं। इसमें कितनी है बच्चों 4, पॉइंट के बाद वाली जीरो इंपॉर्टेंट है। तो क्या इस सवाल को देखो बेटा, क्या इस क्वेश्चन को मैं बिना सोल्व किए कर सकता हूं? सर 2 डिजिट होनी चाहिए आंसर में, सिग्निफिकेंट डिजिट 2 होनी चाहिए। इसमें सर 1 है, इसमें 2 है, इसमें आपका कितना बच्चों 1 है, इसमें 4। आंसर तो ये है। बात समझ में आ रही है? आंसर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एक्चुअली 300। इसको फिर सॉल्व कैसे किया जाए आगे आपको लेके आना बेटा। उसको 2 डिजिट में लेके, तो 1 डिजिट है ये 2, तो 2 में करने के लिए क्या किया मैंने 3.0 इंटू 10 पावर 2। 10 पावर 2 हो, 10 पावर 6 हो, 8 हो, माइनस कुछ भी हो, 10 पावर समथिंग जो बेटा वो उसमें कोई सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट नहीं होता। बना शाबाश। और बगैर सोल्व किए आंसर आ जाता है, इसका मैं से बोलना चाहता हूँ आपको। जबकि एक्चुअली है सारे 300 लिखा हुआ है, ये लिखना पड़ेगा m इंटू 10 पावर n, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। सिर्फ इसका ओनली कंसीडर सिग्निफिकेंट डिजिट ऑफ m। अब ठीक है क्या? अब मजा आ गया तुम्हें ना? चाहे बेटा प्लस पावर हो चाहे माइनस पावर, वो तो हमने एक्चुअली रीअरेंजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, वरना मैं 300 को लिखने के सारे तरीके ही ठीक हैं। मैं कौन सा आंसर सही मानूं? जिसमें 2 डिजिट हो तो 2 1 में ही है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में। बेटा मैं एरर निकालना सिखा रहा हूं। अब मैं आपको कैसे नहीं सिखाऊंगा एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए होता है, ए मीन निकालो माइनस ए 1, वो जरूरत नहीं अपने को, समझे क्या? आपको मैं सीधा परसेंटेज एरर बताऊंगा। फ्रैक्शनल एरर भी आप जानते हो, फ्रैक्शनल एरर दुनिया की सबसे आसान चीज है, डेल्टा ए बाई ए। आप जानते हो बेटा, चेंज निकाल लो, डिवाइड, जरूरत नहीं अपने को। मैं आपको सीधा परसेंटेज एरर निकालना सिखाऊंगा बच्चों। परसेंटेज एरर को लिखना स्टैंडर्डाइज फॉर्म, एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, लेकिन उस चीज को मैं बाद में कैरी करूंगा, अपने को थोड़ा सा और से क्वेश्चन कराऊंगा। पीएमटी में 2 जगह महत्वपूर्ण आ गया, एक डायमेंशनल एप्लीकेशन नंबर 2 थी बच्चों, रिलेशन बताने वाली, और एक ये आ गया परसेंटेज एरर वाला। देखना कैसे गलत करते हो आप। कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज एरर, ऐसा कुछ लिखा हुआ बच्चों, z इज इक्वल टू आपका कुछ ऐसा a पावर p, b पावर q और c पावर r, आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ बच्चों। इसका आपको पूछा परसेंटेज एरर बताओ, स्टार लगा के पहली लाइन ये लिखो, दिस मेथड इज वैलिड ओनली, दिस मेथड इज valid only when error is less than 5%, when error is less than 5%। हम जानते हैं बच्चों less than 5% एरर में ही आपका काम आएगा। बच्चों परसेंटेज लिखने का तरीका होता है, किसी भी चीज की परसेंटेज लिखना, तो बच्चों आपको समझाया था मैंने, एक्स को परसेंटेज लिखना था, आप ऐसे सोचेंगे, एक लाइन याद कीजिए बेटा, परसेंटेज दुनिया का सबसे सरल काम है, फ्रैक्शनल के मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। सर आपका फ्रैक्शनल क्या होता है? फ्रैक्शनल होता है बेटा जिस चेंज डिवाइड बाय ओरिजिनल, सही है क्या बच्चों? जब भी मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं बेटा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100 की फॉर्म में लिखा जाए, तो एक्चुअली मैं चाहता हूं डेल्टा जेड बाई जेड इंटू 100 लिखा जाए, तो परसेंटेज एरर बोला जाएगा। तो बच्चों इसके सिंपल तरीके से पहले मैं लिखता हूं, आप सिंपल ऐसे करने हैं, परसेंटेज जेड पावर आगे आ जाएगी बेटा पी परसेंटेज ए प्लस क्यू परसेंटेज बी। बच्चों एरर आपको मैक्सिमम एरर बताना होता है, इसलिए प्लस आर इंटू परसेंटेज सी। जबकि बेटा ये ऊपर जाता तो सी पावर माइनस आर होता, लेकिन एरर को हम मैक्सिमाइज करते हैं, इसलिए बच्चों मैं आपको इसको भी ऐड करूंगा। अभी प्लस माइनस वाला एरर मैं आपको बता नहीं रहा बेटा, क्योंकि एक अच्छा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए अभी ये पढ़ा रहा हूँ कम टाइम का। परसेंटेज आपको प्लस माइनस में भी जब मैं बताऊंगा, उसमें भी आप माइनस भी करोगे ना, ए माइनस बी, जब भी आपको एरर को तो जोड़ना ही है। आप एरर जब भी कैलकुलेशन करते हो मैक्सिमम करना चाहते हो, उसका कारण भी है एक, तो फिलहाल मैं एक टॉपिक ये बताना चाहता हूँ, इसलिए आपको सीधा यहाँ से बता रहा हूँ, कुछ आपकी गलतियां आएंगी, इसलिए मैं पहले ये दूर कर रहा हूँ। तो परसेंटेज एरर जब भी लिखना बेटा, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक चीज आप फिजिकल क्वांटिटी को प्रोपोर्शनलिटी में बना पाओ, आप प्रोपोर्शनलिटी बना पाओगे उसको, तो परसेंटेज में इक्वल ऐसा लिखना। देखो कैसा एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे सर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, फाइंड परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम इफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस इज 1%। मैं कैसे करता,
सर इसको प्रोपोर्शनलिटी में आप बना लो, तो v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, पहला स्टेप ये करता। सर अब आप क्या कर लो, परसेंटेज v इज इक्वल टू 3 आगे इंटू परसेंटेज r। सर 3 इंटू 1 आंसर आ गया सर 3%। सही है क्या बच्चों? इसके डिवाइड में कोई होता तब भी मैं पावर प्लस में ही लेता। बहुत शानदार सवाल एक कराऊंगा, इसको बना हुआ है। फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी if percentage change in time period and length of a pendulum if percentage change in length and time period and length of pendulum is 4% and 2%, बच्चों सामने भी लिखा हुआ है फॉर्मूला आप जानते हो, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। प्रोपोर्शनलिटी बनाओगे तो ऐसी बन जाएगी। इस सवाल को सही बनाओ, गजब हो जाएगा। 1 मिनट का आप समय लो और सोल्व करो। अब अपना करते रहना, जिस बच्चे का सही आए मुझे बता दे। कितना है बेटा? दोनों हाफ हाफ पावर ऐसे बनाया होगा ना, ऐसे बनाया क्या? ऐसे कुछ लिखा होगा ना? गुड। ये रॉन्ग है बेटा जो लिखा हुआ है। 10-11 वो इतना बनेगा, इतना नहीं आएगा। देखते चेक करते हैं बच्चों। आपको ये नहीं भापना सर ये लिखा हुआ फटाक से पुट कर देना। मैंने ऐसा बोला बच्चों, जिस क्वांटिटी का आपको परसेंटेज एरर बनाना पहले उसको एक तरफ कर लो। तो एक्चुअली क्या आएगा सर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई जी। जी को यहां लेके जाओ पहले, टी एल डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब सवाल सोल्व होगा। समझे क्या बात को? तो परसेंटेज जी वी कैन राइट एज परसेंटेज एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज टी। आंसर आ जाएगा 10%। 2 प्लस 2 इंटू 4 दैट इज 10%। बात समझ में आई क्या? ये आपका इस टाइप से सोल्व होगा। आपको जी पहले एक तरफ करना पड़ेगा, फिर सवाल सोल्व होगा। अब सिंपल वैल्यू मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। ये तो मैं डाटा सही दे दो, वरना कई बार तो आपका नेगेटिव आंसर भी आ जाएगा ऐसे। तो एक्चुअली ये सही तरीका नहीं है बेटा। सही तरीका है जो आपको क्वांटिटी का बनाना है एरर, उसको एक तरफ करो, प्रोपोर्शनलिटी बनाओ, फिर वैल्यू आप पुट करो, तब आंसर आएगा। आज का एक अच्छा सवाल कराता हूं। जब मैं आपको थर्मोमेट्री पढ़ा रहा था तब उसका एग्जांपल था, मैंने छोटा सा लिया था कि जब भी उटपटांग चीज आ जाए तो एरर आपको निकालना हो तो आप डिफरेंशिएट करो, अपने आप आंसर बनने लग जाता है। यार आपको पता ही नहीं, सो रहे थे। अरे मैं आपको जब थर्मोमीटर स्केल का चेंज इन टेम्परेचर है तो डेल्टा टी लिया था, तब बता रहा था मैं आपको। देखते हैं, एक छोटा सवाल बनाया देखो। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन वाई एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 इफ परसेंटेज चेंज इन थीटा इज 2%। सामने लिखा पूरा। बच्चों जब भी ऊट पटांग सवाल आ जाए जिसका अपने को आइडिया नहीं है, सर इस फॉर्म में जो आप बता रहे थे उस फॉर्म में नहीं है और आपको एरर बनाना है, तो फिर एक ही तरीका है, आप डिफरेंशिएट करो ताकि डेल्टा की टर्म तो बने। जैसे बच्चों आपने सुना होगा एक पैरेलल वाला फॉर्मूला रट्टा मारा होगा, 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 और 1/r2 ऐसा लिखा हुआ है। जब परसेंटेज एरर तो फॉर्मूला याद कर ले, नहीं इसका भी डिफरेंशिएट करो बेटा। डिफरेंशिएट करो तो ऐसा आएगा डेल्टा r इक्विवेलेंट स्क्वायर डेल्टा r1 स्क्वायर डेल्टा अपने आप इस फॉर्म में आ जाता है बेटा। ये अपने आप इस फॉर्म में आ जाता है। r1 r2 की वैल्यू दी रहती है,
पुट करोगे आंसर आ जाएगा। आर इक्विवेलेंट अलग से बन जाता है उसमें पैरेलल का। फिर आपको सवाल कराऊंगा इसका भी मतलब ये फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं बोलना चाहता हूं आपको डिफरेंशिएशन किया हुआ एक्चुअली। बच्चों आप डिफरेंशिएट करो बेटा, डी वाई डिफरेंशिएशन आप जानते हो आप साइन का कोस थीटा, सही है क्या बच्चों? आप एक काम कर लो बेटा, डी वाई रख लो कोस थीटा डी थीटा, छोड़ दो ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2। सर अब परसेंटेज कैसे बनाया जाए? बेटा मैं जानता हूं मैं परसेंटेज चेंज इन वाई निकालना है, डी वाई बाई वाई इंटू 100 करना, तभी तो आंसर आएगा। तो एक काम करो 2 डिवाइड बाई 1 कर दो, तो डी वाई बाई वाई कोस डिवाइड बाई साइन कोट थीटा और आ गया डी थीटा। सही लिखा बच्चों यहां तक? अब एक काम करो सर, मुझे दिया हुआ आपको पहली बात तो मल्टीप्लाई बाई 100 करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम जानते हैं सर परसेंटेज के लिए करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना। सही, ये तो टर्म बन गई सर परसेंटेज चेंज इन वाई। लो, लेकिन यहां परसेंटेज चेंज इन थीटा दिया हुआ है, मतलब डी थीटा डिवाइड बाई थीटा इंटू 100 दिया हुआ है। तो डी थीटा इंटू 100 तो एक काम कर लो सर, डिवाइड और मल्टीप्लाई बाई थीटा भी कर लो। सही लिखा क्या? देखो बेटा इसकी कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोट पाई बाई 4। बच्चों परसेंटेज कितना दिया हुआ, थीटा का एरर 2%, और थीटा की वैल्यू कितनी दी बेटा, पाई बाई 4। देखना आंसर कितना आ जाएगा सर, ये आ गया 1, ये आ गया 2 इंटू पाई बाई 4, आंसर इज पाई बाई 2। बड़ा गजब सवाल है ये, सीधा सवाल आए तो हिले भी ना, समझे क्या? अरे एरर का सवाल इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। आपको पहला एक सवाल करा, जानो तो कैसा सवाल पे एंड किया मैंने, कि आप बच्चा जब भी आए तो आप पावर के चक्कर में आप डिफरेंशिएट करना, जैसे डिफरेंशिएट किया अपने आप आंसर आने लग गया। यदि आप 2 तक आ जाते ना, 2 डिवाइड बाई 1 करते अपने आप आंसर दिखने लग जाता। सर डी वाई बाई वाई आया हुआ है, डी थीटा आ गया है, कोट थीटा आ गया, तो थीटा की वैल्यू दिया हुआ, लेकिन परसेंटेज थीटा कैसे बनाऊं सर? सर परसेंटेज थीटा का होता थीटा डिवाइड बाई डी थीटा डिवाइड बाई थीटा इंटू 100, तो इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा और इंटू 100 करना पड़ेगा। इस फॉर्म में बना। शाबाश, बहुत अच्छा सवाल है।